चलिए, पिछले क्लास में हमने देखा था कि जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, और लैंगिक जनन के कोई प्रकार नहीं बताया गया था, लेकिन अलैंगिक जनन का जो है वो प्रकार करवा दिया गया था। ऐसे लैंगिक जनन का प्रकार नहीं होता है, तो फिर थोड़ा जो है पिछले क्लास में बताया गया था उसको देख लेते हैं। अलैंगिक जनन के कुछ विधियों के बारे में बताया गया था, जिसमें पहला था विखंडन, दूसरा था मुकुलन, तीसरा था कायिक प्रवर्धन, चौथा था बीजाणु जनन, और पांचवा था पुनरुद्भवन। ये अलैंगिक जनन के प्रकार हुए, और इन सभी प्रकारों के बारे में हमने पिछले क्लास में अध्ययन कर चुका है, और इसमें जो भी इसका एग्जाम्पल है वो भी क्या किया गया था, आप लोगों को बता दिया गया था। तो आज चलेंगे लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। जिसको समझ नहीं आएगा पूछना। चलो, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों अलग अलग भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जिसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग भाग लेते हैं। जिसमें नर और मादा अलग अलग भाग लेते हैं उसे कहा जाता है लैंगिक जनन। क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। हमारे आसपास जितने भी उच्च वर्गीय जंतु हैं, जितने भी उच्च वर्गीय चाहे जंतु हो या पौधों हो, इन सभी में होता है क्या? लैंगिक जनन। याद रखना है कि उच्च वर्गीय जितने भी जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हो जाएंगे, सभी में होगा क्या? लैंगिक जनन होगा। क्या होगा? लैंगिक जनन। मतलब इसमें नर अलग होंगे और मादा अलग होंगे। कहा जाता है कि नर जो है इसमें युग्मक पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गैमेट्स। क्या कहते हैं? गैमेट्स। और मादा जो है इसमें युग्मक पाए जाते हैं, इसको भी कहा जाता है क्या चीज? गैमेट्स ही कहा जाता है। मतलब नर के युग्मक और मादा के युग्मक लैंगिक जनन में अलग अलग होते हैं। याद रखना है कि लैंगिक जनन में नर और मादा के युग्मक अलग अलग होते हैं और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तब बनाते हैं क्या? युग्मनज या जाइगोट। क्या बनाते हैं? युग्मनज या जाइगोट। आपसे पूछा जाएगा कि युग्मनज कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसे 2n या द्विगुणित कहा जाता है। द्विगुणित कहा जाता है। इसे सूचित 2n से किया जाता है, और युग्मनज क्या है? द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के युग्मक शामिल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा युग्मक या गैमेट्स को किससे सूचित किया जाता है, तो n से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? n से सूचित किया जाता है, और ये होता है क्या? अगुणित। क्या होता है? अगुणित। आपसे पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ में कि युग्मक होते हैं, तो याद रखिएगा अगुणित। क्या होते हैं? अगुणित। युग्मनज होते हैं द्विगुणित। युग्मनज को सूचित किया जाता है 2n से, युग्मक को सूचित किया जाता है n से। किससे? n से। कहा जाता है कि नर और मादा में कुल क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं, कुल क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं, उसकी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 46। कितने? 46। आपसे पूछा जाएगा कि नर और मादा के युग्मक जो हैं आपस में जब मिल जाते हैं तो कुल युग्मकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कुल युग्मकों की जो संख्या होती है कितनी? 46। नर में 23 युग्मक पाए जाते हैं और मादा में 23 युग्मक पाए जाते हैं। दोनों का संलयन होता है और युग्मकों की संख्या कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। कितने? 46। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाएगा
कि युग्मकों का जोड़ा कितना होता है, याद रखिएगा युग्मकों का अगर जोड़ा पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कितना 23। या आपसे ये पूछा जाएगा कि युग्मक संलयन के बाद युग्मनजों की संख्या कितनी होती है, तो युग्मनजों की संख्या भी होती है कितना 23। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जाइगोट जब क्या है युग्मक का निर्माण हो जाता है, युग्मक संलयित हो जाते हैं तो जाइगोट बनते हैं, और जाइगोटों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 23। कितना 23 याद रखना है। युग्मक कितने अगर दोनों मिल जाते हैं तो 46, जोड़ा कितना 23, युग्मनजों की संख्या 23, जाइगोटों की संख्या 23, निषेचन के फलस्वरूप युग्मक कितने बनते हैं 46 बनते हैं। नर जो है नर वृषण में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, नर के वृषण में। आपसे पूछा जाएगा कि नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा वृषण में होता है। क्या होता है, वृषण में। जब वृषण में नर युग्मक का निर्माण होता है उसे कहा जाता है शुक्राणु जनन। क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन। आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जब नर युग्मक का निर्माण नर के वृषण में हो उसे क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन। आपसे पूछा जाएगा कि अंडाणु जनन क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि अंडाणु जनन क्या है, तो याद रखिएगा मादा के अंडाशय में जब क्या होते हैं युग्मक का निर्माण होते हैं या अंडाणु का निर्माण होते हैं उसे कहा जाता है क्या चीज, अंडाणु जनन। क्या कहा जाता है, अंडाणु जनन। लेकिन आपसे यही पूछा जाएगा कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा नर के वृषण में और मादा के अंडाशय में। किसमें, नर के वृषण में और मादा के अंडाशय में जब युग्मकों का निर्माण होता है उसे कहते हैं क्या, युग्मक जनन। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। आपसे जब पूछा जाएगा कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा नर के वृषण में और मादा के अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। क्या कहते हैं, युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि गेमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो नर तथा मादा में गैमिट्स बनने की प्रक्रिया को, किसे, नर तथा मादा में गैमिट्स बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन में विभाजन की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो याद रखिएगा लैंगिक जनन में जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वो अर्धसूत्री विभाजन होती है। क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन में कौन सी विभाजन की प्रक्रिया होती है जनन में, तो याद रखिएगा समसूत्री विभाजन। कौन से, समसूत्री विभाजन। आपसे पूछा जाएगा कि कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी, 46। याद रखिएगा कुल क्रोमोसोम की संख्या 46। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि 46 क्रोमोसोम की संख्या कितना, क्रोमोसोम की संख्या 46। इसमें पूछा जाएगा ऑटोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 22 जोड़ा। कितना, 22 जोड़ा। अगर संख्या में लिखेंगे तो 46। कितना, संख्या में लिखेंगे तो 44। कितना, संख्या में लिखेंगे तो 44। ऑटोसोम की संख्या कितना, 44। जब ये निषेचन की क्रिया हो जाती है, जब नर और मादा के युग्मकों का संलयन हो जाता है तो इन क्रोमोसोम का काम नहीं होता है, बचते हैं कितने, 1 जोड़ा क्रोमोसोम। संख्या पूछे तो 2। इसी को कहा जाता क्या चीज, लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी, जब संख्या आपसे पूछा जाए तो 2, अगर जोड़ा पूछा जाए तो 1। अगर आपसे पूछा जाए और लिंग क्रोमोसोम की संख्या तो याद रखिएगा कितना, 22 जोड़ा। संख्या हो गया कितना, 44। कितना, 44। कहा जाता है जितने भी जीव होते हैं उनकी बाह्य आकार की संरचना अलग अलग होती है। सबकी शारीरिक संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, सबकी शारीरिक संरचना अलग अलग होती है। हमारे जो शरीर का मतलब एक जंतु जो जन्म लेता है, जन्म से वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है, और ये जो जनन की अवस्था होती है
उसको कहा जाता है किशोरावस्था। क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। इसी अवस्था में क्या होते हैं, हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। क्या होते हैं? हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं, जिसको कहा जाता है क्या चीज? किशोरावस्था कहा जाता है। जैसे मूछ दाढ़ी का क्या होना, आना, शरीर पर बाल उगना, स्तनों में वृद्धि होना, ये सब क्या है? लक्षण है किसका? किशोरावस्था का। किसका है? किशोरावस्था का। हार्मोन का रिलीज होना, जो जनन हार्मोन होते हैं FSH, LH, इसका क्या होना? रिलीज होना। ये सब क्या है? किशोरावस्था का लक्षण है। क्या है? किशोरावस्था का लक्षण है। कहा जाता है पेड़ पौधे में किशोरावस्था का क्या लक्षण होता है, तो याद रखिएगा, इसमें पुष्पन का प्रारंभन होता है, मतलब फूल खिलना शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे में क्या होते हैं किशोरावस्था में, तो याद रखिएगा पेड़ पौधे में जैसे हमारे शरीर में शारीरिक बदलाव आते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे में भी कुछ बाहरी अलग क्रियाएं होती है। जैसे फूलों का क्या होना? खिलना। क्या होता है? फूलों का खिलना। तो ये क्या है? किशोरावस्था का लक्षण है। किसमें? पेड़ पौधे में। किसमें? पेड़ पौधे में। आगे दिया गया है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका फूल जो है किसी में सालों भर रहते हैं, किसी में एक बार ही लगते हैं उनके जीवन काल में, और कोई होते हैं प्रत्येक साल क्या करते हैं? उसमें पुष्पन की क्रिया करते हैं। तो पुष्प के आधार पर जो पौधे हैं उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है वार्षिक, दूसरा है द्विवार्षिक, तीसरा है बहुवार्षिक। वार्षिक जो पौधे होंगे उसमें क्या होगा? वर्ष में क्या होगा? वर्ष में एक बार नहीं, वर्ष भर पुष्पीकरण होगा। क्या होगा? वर्ष भर पुष्पीकरण होगा। उसे कहा जाता है क्या चीज? वार्षिक पौधा कहा जाता है। आपसे उदाहरण पूछा जाएगा तो गुड़हल। गुड़हल क्या है? वार्षिक पौधा है। क्या है? वार्षिक पौधा है। उसके बाद कहा जाता है आम हो गए, लीची हो गए, ये भी क्या हो गए? वार्षिक पौधा हो गए। लेकिन कुछ आम के प्रजाति होते हैं जिसमें वर्ष में क्या होते हैं? 2 बार पुष्पन की क्रियाएं होती है। क्या होती है? 2 बार पुष्पन की क्रियाएं होती है। तो वे आ जाएंगे किसमें? द्विवार्षिक में। किसमें आएंगे? द्विवार्षिक में आएंगे। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है? हमेशा फूल लगा रहता है। क्या रहता है? हमेशा फूल लगा रहता हो, उसे कहा जाता है क्या? बहुवार्षिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुवार्षिक। तो जो पौधे अपने जीवन में एक बार पुष्पन करते हैं उसे कहा जाता है मोनोकॉर्पिक पौधा। क्या कहा जाता है? मोनोकॉर्पिक पौधा। आपसे पूछा जाएगा मोनोकॉर्पिक पौधा का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा बांस। क्या है? बांस। बांस, अगेन। आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन ऐसे पौधे हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन करते हैं, जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्पन करते हैं, तो याद रखिएगा बांस और अगेव। कौन? बांस और अगेव जो हैं अपने जीवन काल में क्या करते हैं? एक बार ही पुष्पन की क्रिया करते हैं। एक बार पुष्पन की क्रिया जब होती है उसके बाद पौधे की मृत्यु हो जाती है, मतलब पौधे क्या होते हैं? सूख जाते हैं। याद रखिएगा बांस का ही एक दूसरा प्रजाति है जिसका नाम है स्ट्रोबिलेंथस। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना ये क्या है? बांस का ही एक प्रजाति है जिसे हम लोग जानते हैं नीला कुरेंजी के नाम से। किससे जानते हैं? नीला कुरेंजी के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से पौधे ऐसे हैं जिनमें क्या होता है? 12 वर्षों में, कितने वर्षों में? 12 वर्षों में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। याद रखिएगा मोनोकॉर्पिक में क्या होता है कि जीवन काल में, पूरे जीवन काल में बस एक बार ही उसमें फूल आता है। एक बार फूल आने के बाद वो पौधा क्या होता है? सूख जाता है, उस पौधे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन नीला कुरेंजी जो है इसमें 12 वर्ष के बाद एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। आपसे पूछा जाएगा
कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। तो याद रखिएगा एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या नीला कुरेंजी। इसमें कितने वर्ष के बाद फूल आते हैं? तो 12 वर्ष के अंतराल। कहा जाता है कि 2006 में, कब? 2006 में ये पाया किधर जाता है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कहा जाता है कि 2006 में इतना एक बार क्या हुआ था, नीला कुरेंजी जो है इसमें फूल लगा था कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के सड़कों पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे सड़कों पर किसी ने क्या किया, फूल का चादर बिछा दिया है। क्या किया है? फूल का चादर बिछा दिया है। तो कहां से प्रश्न आएगा? तो प्रश्न आएगा कि मोनोकार्पिक पौधा कौन है, या कौन ऐसे पौधे हैं जो 12 वर्षों में एक बार पुष्पन की क्रिया करते हैं, सॉरी अपने जीवन काल में एक बार पुष्पन की क्रिया करते हैं। तो याद रखिएगा बांस या अगैब। बांस और अगैब, बांस भी है और अगैब भी है। आपसे पूछा जाएगा अगैब में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो याद रखिएगा वर्धी प्रजनन होती है। कौन सी? वर्धी प्रजनन। आपसे पूछा जाएगा कि अगैब में कौन सी प्रजनन होती है? तो याद रखना क्या? वर्धी प्रजनन। बांस और अगैब जो है अपने जीवन काल में बस एक बार पुष्पित होता है, पुष्पन की क्रिया करता है। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या नीला कुरेंजी जो है वो 12 वर्ष में एक बार इसमें पुष्पन होता है। मतलब क्या? प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में इसमें फूल खिलता है। कब? 2006 में। कहा जाता है कि इतना फूल खिला था कि ऐसा प्रतीत होता था कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के सड़कों पर किसी के द्वारा क्या किया गया? फूलों का चादर बिछा दिया गया है। क्या किया गया है? फूलों का चादर बिछा दिया गया है। आगे दिया गया है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, क्या है? पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, निषेचन, तो जिसमें लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? पृथ्वी पर जितने जीव हैं जिसमें लैंगिक जनन होता है वे निषेचन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? निषेचन की क्रिया करते हैं। आपसे पूछा जाएगा निषेचन किसे कहते हैं या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होते हैं? संलयित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, क्या निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए याद रखिएगा आप कि निषेचन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से निषेचन की क्रियाएं होती है। पहला जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है आंतरिक निषेचन। क्या? आंतरिक निषेचन। और दूसरा जो है उसे कहा जाता है क्या? बाह्य निषेचन। उच्च वर्गीय, आप याद रखिएगा कि उच्च वर्गीय जितने भी जंतु हैं सभी में होते हैं क्या? आंतरिक निषेचन। चलिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन इसको कहा जाता है इन विवो। क्या कहा जाता है? इन विवो कहा जाता है। और एक होता है क्या? बाह्य निषेचन। इसको कहा जाता है इन विट्रो। इन विट्रो। याद रखिएगा निषेचन कितने प्रकार से होते हैं? तो याद रखना है कि निषेचन 2 प्रकार से होते हैं। एक आंतरिक निषेचन जिसे कहा जाता है इन विवो, एक बाह्य निषेचन जिसे कहा जाता है क्या? इन विट्रो। आंतरिक निषेचन कहा जाता है जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के फैलोपियन नलिका में हो या अंडाशय में हो। जब ये जो है आंतरिक निषेचन में क्या होता है? निषेचन की क्रिया मादा के
फैलोपियन नलिका या अंडाशय में होगा। मतलब जब शरीर के अंदर होगा, सिर्फ याद रखना इतना कि आंतरिक निषेचन में जो है, निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। लेकिन बाह्य निषेचन में, निषेचन की प्रक्रिया जो है वो मादा शरीर के अंदर होता नहीं है, करवाया जाता है। क्या किया जाता है? करवाया जाता है। याद रखिएगा, इन विट्रो का ही उदाहरण है टेस्ट ट्यूब बेबी। आपसे पूछा जाएगा कि इन विट्रो का उदाहरण क्या है, तो याद रखिएगा इन विट्रो का उदाहरण क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी है। क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी है। आपसे पूछा जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, या इसे ही कहा जाता है परखनली शिशु। क्या कहा जाता है? परखनली शिशु। इसमें मादा के अंडाणुओं को निकाला जाता है, नर के जो है शुक्राणु उसे बाहर निकाले जाते हैं, और दोनों को लैब में क्या किया जाता है? संयोजित करवाए जाते हैं, संलयन करवाए जाते हैं। जब संलयन की क्रिया हो जाती है तब उसे फिर मादा के गर्भाशय में प्रविष्ट करवाया जाता है, डाला जाता है। उससे नए बच्चे का जो जन्म होता है, नए संतान का जो जन्म होता है, उसे कहा जाता है क्या चीज? टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु। आपसे पूछा जाएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु किसे कहते हैं, तो जो बच्चे लैब के सहायता से क्या किया जाते हैं? वो तैयार किए जाते हैं। जो बच्चे लैब के सहायता से तैयार किए जाते हैं, मतलब उसमें भी नर का क्या रहता है? शुक्राणु रहता है, मादा का अंडाणु रहता है, लेकिन निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर नहीं होती है, उसे बाहर करवाया जाता है। बाहर जब संपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है तब उसे मादा गर्भाशय में डाला जाता है। उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? बाह्य निषेचन। और उससे जो संतान बनते हैं उसे टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परखनली शिशु कहा जाता है। आज जो है निसंतानों के लिए इंदिरा IVF ऐसा करके कुछ चलता है, जो क्या है, जो बांध दंपति हैं उन्हें क्या किया जाता है? संतान की उत्पत्ति कराया जाता है। तो याद रखिएगा वो जो होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी ही होता है। क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी ही होता है। चाहे नर में गड़बड़ी हो या मादा में गड़बड़ी हो, तो क्या टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है? नए संतति की उत्पत्ति कराई जाती है, नए संतान की उत्पत्ति कराई जाती है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि बाह्य निषेचन और किन किन जीवों में होता है, तो याद रखिएगा बाह्य निषेचन जो है शैवाल और मछली में होता है। किसमें होता है? शैवाल और मछली में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। या जलीय जीव जो भी है, याद रखिएगा मेढक में भी क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। लेकिन अब बाद में है, आगे हम पढ़ेंगे मेढक के बारे में। किसके बारे में? मेढक के बारे में। फिलहाल आपको याद रखना क्या? शैवाल और मछली में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, सॉरी किसमें होता है, तो याद रखिएगा सरीसृप और पक्षी, स्तनपायी, इन सभी वर्गों के जो भी जीव हैं उसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन। सरीसृप के का मतलब क्या? रेंगने वाला जो जीव होगा। क्या होगा? रेंगने वाला जितना जीव होगा उसमें क्या होगा? आंतरिक निषेचन होगा। क्या होगा? आंतरिक निषेचन। पक्षी में जो भी आता है वो सब क्या हो जाएगा? उसमें आंतरिक निषेचन। स्तनपायी कहा जाता है कि जिसके शरीर पर क्या हो? बाल हो, बाहर से बाल हो, कान जो है वो बाहर हो, कर्ण पल्लव बाहर हो, बच्चे को दुग्ध क्या कर सके? वो पिला सके, उसे कहा जाता है कौन सा जीव? स्तनधारी जीव या स्तनपायी जीव। तो इन्हीं तीनों जीवों में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। कहा जाता है कि आंतरिक निषेचन जिसमें होता है वे बच्चे को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? बच्चे को, मतलब इनमें संतान की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन एक पक्षी वाला जो है वो क्या करता है? अंडे को जन्म देता है। सरीसृप वाले भी क्या करते हैं? अंडे को जन्म देते हैं। सिर्फ स्तनपायी जो है वो क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। आगे देखेंगे जब क्या होता है, किशोरावस्था शुरू होता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रक्रियाएं शुरू होती है।
जिसे कहा जाता है मध चक्र, मध चक्र और ऋतुस्राव। क्या? मध चक्र और ऋतुस्राव। कहा जाता है कि मादाओं में जब क्या होता है, किशोरावस्था का आरंभ होता है, तो उसमें होता है क्या चीज? मध चक्र और ऋतुस्राव होता है। क्या होता है? मध चक्र और ऋतुस्राव होता है। जब उनकी अंडाशय सक्रिय होती है, जब उनकी अंडाशय सक्रिय होती है, तो जनन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। किसका? जनन हार्मोन का स्राव होता है, जिसके कारण क्या होता है? मध चक्र होता है और ऋतुस्राव होता है। क्या होता है? मादाओं में मध चक्र होता है, ऋतुस्राव होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध चक्र किसमें होते हैं, तो याद रखिएगा नन प्राइमेट जीव में। किसमें? नन प्राइमेट जीव में। अगर पूछा जाएगा ऋतुस्राव किसमें होता है, तो प्राइमेट जीव में। यहां से भी वस्तुनिष्ठ अक्सर पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा मध चक्र किसमें होता है, उदाहरण दे, तो याद रखिएगा गाय, कुत्ता, हिरण, चूहा, भेड़, ये सब जो है इनमें क्या होता है? इन सभी में क्या होता है? मध चक्र होता है। क्या होता है? मध चक्र। आपको याद रखना है कि नॉन प्राइमेट जीव जितने भी हैं उनमें क्या होता है? मध चक्र होता है। ऑप्शन में अक्सर देखा जाता है गाय, कुत्ता, हिरण, ये सब देखने को मिल जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गाय में कौन सा चक्र होता है, तो याद रखिएगा मध चक्र होता है। हिरण में कौन सा चक्र होता है, तो मध चक्र होता है। कुत्ता में कौन सा चक्र होता है, तो मध चक्र होता है। प्राइमेट जीव, इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। क्या होते हैं? हम लोग आते हैं, मतलब मनुष्य आता है। कहा जाता है मनुष्य, मनुष्य, बंदर और गोरिल्ला। गोरिल्ला, मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला में क्या होता है? ऋतुस्राव होता है। क्या होता है? ऋतुस्राव होता है। तो बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मनुष्य में कौन सा चक्र होता है, तो याद रखिएगा ऋतुस्राव होता है। कौन सा चक्र होता है? ऋतुस्राव होता है। बंदर में कौन सा होता है? ऋतुस्राव होता है। गोरिल्ला में कौन सा चक्र होता है? ऋतुस्राव होता है। जब इस चक्र की शुरुआत होती है तो उसको कहा जाता है रजो दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजो दर्शन। इसी को मासिक चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मासिक चक्र या मासिक धर्म। क्या कहा जाता है? मासिक चक्र या मासिक धर्म कहा जाता है। जब महिलाओं में इसकी शुरुआत होती है, जो पहला मासिक चक्र होता है उसे कहा जाता है क्या चीज? रजो दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजो दर्शन कहा जाता है। और जब ये अंतिम होता है, याद रखिएगा पहला चक्र को क्या कहा जाता है? रजो दर्शन कहा जाता है। और जो अंतिम चक्र होता है, अंतिम चक्र को कहा जाता है रजो निवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजो निवृत्ति। याद रखिएगा मासिक चक्र जो पहला बार वो शुरू होता है उसे कहा जाता है क्या? रजो दर्शन कहा जाता है। और जो महिला के वो जनन की अंतिम जो मासिक चक्र होते हैं उसे कहा जाता है क्या चीज? रजो निवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजो निवृत्ति कहा जाता है। और इसी रजो निवृत्ति के बाद कोई भी महिला जो है वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। अगर महिला में रजो निवृत्ति हो जाता है तो फिर वो क्या कर सकती है? संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। याद रखना। निषेचन, बाह्य निषेचन। चलिए आगे दिया गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मादा जो है वो बच्चे को जन्म देना बंद करती है। अभी बताया गया है क्या कि रजो निवृत्ति हो जाने के बाद कोई भी मादा जो है वो बच्चे को जन्म नहीं देती है। तो याद रखिएगा उस अवस्था को कहा जाता है जीर्णावस्था। क्या कहा जाता है? जीर्णावस्था या वृद्धावस्था कहा जाता है। वृद्धावस्था। याद रखिएगा क्या आपसे पूछा जाएगा जीर्णावस्था या वृद्धावस्था
किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यह उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें मादा संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है? मादा जो है संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती है, उसे ही कहा जाता है क्या चीज? जीर्णावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीर्णावस्था। और कहा जाता है वृद्धावस्था, मतलब मृत्यु के स्वरूप होती है, मतलब इसके बाद जो है जो व्यक्ति वो कहाँ जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। 3 अवस्था से एक मनुष्य जो है वो गुजरता है। पहला अवस्था हो गया शैशवावस्था, दूसरा यौवनावस्था, और तीसरा वृद्धावस्था। ये जो अवस्था है इसी में आता है क्या चीज? किशोरावस्था आता है। क्या होता है? किशोरावस्था आता है। इसी में जनन की क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है? संभव हो पाती है। इसी में जनन हार्मोन जो होते हैं वो शरीर से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। चलिए, इसको कहा जाता क्या? जीर्णावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में जो महिला है वो संतान को जन्म नहीं दे सकती है। क्या कर सकती है? संतान को जन्म नहीं दे सकती है। तो अभी तक देखे क्या कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है, निषेचन क्या है, महिला जो है वो बच्चे को कब तक जन्म दे सकती है, कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन ये यौवनावस्था या किशोरावस्था के दौरान आते हैं। अब देखेंगे निषेचन की घटना के बारे में। आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन में कितनी घटनाएं होती है, तो याद रखिएगा 2। लैंगिक जनन की घटना, लैंगिक जनन की घटना। आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं हैं, तो याद रखना है 3। कितने? 3। निषेचन की नहीं, एक मनुष्य जो है इस 3 अवस्था से क्या करता है? गुजरता है। जब किसी मनुष्य का वो क्या होता है? जन्म होता है। जन्म होने के बाद उसे इन 3 अवस्था से गुजरना पड़ता है। जब जन्म लेकर 18 वर्ष से नीचे रहता है, 18 वर्ष में मानो 10-11 वर्ष से नीचे रहता है, तो उसको कहा जाता है क्या चीज? शैशवा अवस्था। 12 वर्ष के बाद जो वो प्रवेश कर जाता है किसमें? यौवनावस्था में। किसमें? यौवनावस्था में। और तब तक चलता है मानो 40-50 वर्ष तक ही चलता है, और लगभग 54-55 के बाद क्या आ जाता है वो? इसमें वृद्धावस्था में। तो वृद्धावस्था में ही आता है जीर्णावस्था। क्या आता है? जीर्णावस्था, जिसमें बच्चे को वो जन्म नहीं दे सकती है। जन्म कब दे सकती है? यौवनावस्था में। किसमें? यौवनावस्था में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं हैं, तो याद रखिएगा लैंगिक जनन की 3 घटनाएं। पहला, निषेचन के पूर्व की घटना। और निषेचन की पूर्व की घटना। दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन की पश्चात घटना। आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन में कितनी घटनाएं होती है, तो याद रखिएगा कि लैंगिक जनन जो है उसमें 3 घटनाएं होती है। कितने? 3। मतलब लैंगिक जनन की क्रियाएं जो होती है वो 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 3। पहला दिया गया क्या चीज? निषेचन की पूर्व घटना। अभी देखेंगे हम किसके बारे में? निषेचन की पूर्व घटना के बारे में देखेंगे। निषेचन की पूर्व की घटना। निषेचन की पूर्व की घटना। याद रखना है कि निषेचन के पूर्व में मादा शरीर में और नर शरीर में गैमीट्स का निर्माण होता है। क्या होता है? मादा शरीर में और नर शरीर में क्या होता है? गैमीट्स। मादा में युग्मक बनता है, नर में युग्मक बनता है। मादा में क्या युग्मक बनेगा? अंडाणु या कुमुंडु। नर में क्या बनेगा? शुक्राणु। क्या बनेगा? शुक्राणु। आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? क्या? शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन। इसे क्या कहा जाता है? अंडाणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु जनन। आपसे पूछा जाएगा कि अंडाणु जनन किसे कहते हैं,
तो मादा अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडाणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु जनन। मादा अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को या बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडाणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु जनन कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, क्या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि नर के वृषण में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन कहा जाता है। नर के वृषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि वृषण किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा नर में, किसमें? नर में। और अंडाशय किसमें पाया जाता है? मादा में। किसमें? मादा में। यही आपसे पूछा जाए कि युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, यही आपसे पूछा जाएगा कि युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि नर में शुक्राणु का बनना और मादा में अंडाणु का बनना, इन दोनों क्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि शुक्राणु क्या है? नर का गैमेट्स है और अंडाणु क्या है? मादा का गैमेट्स। नर में गैमेट्स बना और मादा में गैमेट्स बना, दोनों गैमेट्स को तैयार किए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। याद रखिएगा ये कौन सी घटना है, तो याद रखिएगा ये निषेचन की पूर्व की घटना है। निषेचन से पहले क्या क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा निषेचन से पहले क्या क्या होता है, तो सबसे पहला काम क्या? युग्मकों का निर्माण होना। क्या होना? युग्मकों का निर्माण होना। याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा युग्मक होते हैं, तो पीछे बताया जा चुका है, ये होते हैं क्या? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित। इसे एन से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? एन से सूचित किया जाता है। कहा जाता है आगे शैवाल में, शैवाल नाम दे दिया गया है क्लेमाइडोमोनास में गैमिट्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। आपसे पूछा जाएगा शैवाल का जो नाम दिया गया क्लेमाइडोमोनास में गैमिट्स की संख्या कितनी होती है? 3। क्या? 3। याद रखना है। समयुग्मक गैमिट्स मादा शरीर के अंदर या नर शरीर के अंदर जो युग्मक बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? गैमिट्स। युग्मक मतलब क्या? क्रोमोसोम। क्या? क्रोमोसोम। नर में क्या पाया जाता है? XY और मादा में क्या पाया जाता है? XX। क्या? XX। यही क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। जब अलग अलग बनते हैं नर में मादा में, तो उसी को युग्मक या गैमिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैमिट्स। शैवाल में कितने गैमिट्स होते हैं, तो याद रखना है 3 गैमिट्स होते हैं। कितने? 3। पहला समयुग्मक। क्या? समयुग्मक। दूसरा असमयुग्मक। असमयुग्मक। तीसरा विषम युग्मक। क्या? विषम युग्मक। आपसे पूछा जाएगा शैवाल या क्लेमाइडोमोनास में गैमिट्स की संख्या कितनी होती है, तो 3। कौन कौन? समयुग्मक, असमयुग्मक, विषम युग्मक। आपसे पूछा जाएगा असमयुग्मक किसे कहते हैं या समयुग्मक किसे कहते हैं, तो कहा जाता है समयुग्मक में गैमिट्स एक समान होते हैं। गैमिट्स एक समान। समयुग्मक में क्या? गैमिट्स कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इसमें नर और मादा की पहचान नहीं हो पाती है। नर और मादा की पहचान नहीं हो पाती। याद रखिएगा कि समयुग्मक में गैमिट से एक समान होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन इसमें नर युग्मक है और कौन इसमें मादा युग्मक है। और समयुग्मक में मादा का गैमिट्स जो होता है, ये दोनों एक ही समान होते हैं,
क्या असम युग्मक या विषम युग्मक क्या होते हैं, एक ही समान होते हैं। कहा जाता है असम युग्मक तथा विषम युग्मक में मादा गैमेट्स नर मादा गैमेट्स बड़े होते हैं और नर गैमेट्स छोटे होते हैं। याद रखना है कि शैवाल या क्लेमाइडोमोनास में 3 गैमेट्स पाए जाते हैं, पहला समयुग्मक और दूसरा असम या विषम युग्मक। दूसरा नहीं, वो दोनों अलग अलग नहीं, सेम ही है, एक ही जैसे कार्य करता है। तो समयुग्मक पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये समान होता है, इसमें नर और मादा की पहचान नहीं की जाती है। लेकिन असम युग्मक या विषम युग्मक में मादा का गैमेट्स क्या होता है, बड़ा होता है और नर का गैमेट्स क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, नर का गैमेट्स जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए आसानी से नर और मादा की पहचान की जा सकती है। याद रखिएगा कि असम युग्मक और विषम युग्मक जो है इसमें मादा और नर के गैमेट्स की पहचान जो है वो क्या होती है, आसानी से हो पाती है। क्या होती है, आसानी से हो पाती है। आगे आपसे पूछा जाएगा फ्यूकस के गैमेट्स को क्या कहते हैं, गैमेट्स को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा फ्यूकस में जो नर गैमेट्स होता है, नर वाले को कहा जाता है पुंगनु। क्या कहा जाता है, नर वाले को पुंगनु और मादा वाले को अंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंड। आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूकस जो है इसमें क्या होता है, फ्यूकस में नर युग्मक को क्या कहा जाता है, तो पुंगनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुंगनु। ऊपर देखिए मादा में अभी फ्यूकस में बता रहे हैं। फ्यूकस में नर युग्मक को क्या कहा जाता है, पुंगनु कहा जाता है और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, अंड कहा जाता है। चलो यहाँ पुंगनु लिखा हुआ। क्या किया जाता है, ये नर युग्मक को पुंगनु और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, अंड कहा जाता है। लेकिन अगर जंतु या मनुष्य इसमें देखते हैं तो इसके नर युग्मक को कहा जाता है, इसके नर युग्मक को कहा जाता है शुक्राणु। क्या कहा जाता है, शुक्राणु। और मादा को कहा जाता है, मादा युग्मक को कहा जाता है अंड। क्या कहा जाता है, जंतु या मनुष्य में नर युग्मक को क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, अंड। फ्यूकस में नर युग्मक को क्या कहा जाता है, पुंगनु और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, अंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंड कहा जाता है। तो यहाँ अंड का अर्थ जो हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो गया क्या, एग, और यहाँ अंड क्या हो गया, ओवम। हाँ, ओवम। क्या, ओवम। याद रखिएगा मनुष्य के अंड को क्या कहा जाता है, ओवम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवम। चाहे मनुष्य हो या जंतु हो, लेकिन फ्यूकस वर्ग जो भी होते हैं इसमें क्या कहा जाता है, अंड को एग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग। ये जितने भी अभी बताया जा रहा है, जो भी क्रिया या घटना बताया जा रहा है, सब निषेचन के पूर्व की घटना है। क्या है, निषेचन की पूर्व की घटना। तो ज्यादा ही गर्मी है जी, बोले हैं सूर्य महाराज को कि अपना जो कोप है थोड़ा क्या कीजिए, कम कीजिए। क्या कीजिए, कम कीजिए। आगे दिया गया है जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता कहा जाता है पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो लिंग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहा जाता है उभय लिंगाश्रयी। क्या कहा जाता है, उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है, या इसी को कहते हैं क्या, उभय लिंगी। क्या कहते हैं, उभय लिंगी।
और एक होता है क्या, एक लिंगी। क्या होता है, एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी। याद रखना, पृथ्वी पर वे जीव जिनमें क्या हो, एक लिंग हो। क्या हो, एक लिंग हो, मतलब नर अलग और मादा अलग। इसमें याद रखना है कि नर क्या होते हैं, नर अलग और मादा अलग। उसे क्या कहा जाता है, एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक लिंगाश्रयी। और जिसमें नर और मादा दोनों एक साथ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उभय लिंगाश्रयी। बेचारी बहुत परेशान हो गई है, ज्यादा गर्मी लग रहा है क्या, क्या कहा जाता है उसे, उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक लिंगाश्रयी पौधे का उदाहरण दे और उभय लिंगाश्रयी पौधे का उदाहरण दे, तो याद रखिएगा उभय लिंगाश्रयी का मक्का, रेंडी, गुड़हल, नारियल, ये क्या है, उभय लिंगाश्रयी है। क्या है, उभय लिंगाश्रयी। याद रखना है कि मक्का, रेंगी, गुड़हल, नारियल ये सब क्या है, उभय लिंगाश्रयी है। क्या है, उभय लिंगाश्रयी। अगर पादप का पूछा जाए तो, पादप का पूछा जाए तो आगे दिया गया है कि अगर पादप पूछा जाए जिसमें क्या होता है, एक लिंगाश्रयी होता है, जो एक लिंगाश्रयी होते हैं, जैसे खजूर, पपीता, भांग, शहतूत इत्यादि। ये जो पादप हैं, ये जो पादप हैं वो क्या है, एक लिंगाश्रयी है। क्या है, एक लिंगाश्रयी। उसी प्रकार जिस प्रकार पादप एक लिंगी और द्विलिंगी या उभय लिंगाश्रयी होते हैं, उसी प्रकार जंतु भी क्या होते हैं, एक लिंगी और उभय लिंगाश्रयी होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक लिंगी जंतु कौन कौन है, तो हमारे आसपास हम लोग क्या हो गए, एक लिंगी, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी क्या है, एक लिंगी है। क्या है, एक लिंगी। अगर आपसे पूछा जाएगा द्विलिंगी का उदाहरण, क्या, द्विलिंगी का उदाहरण, तो याद रखिएगा द्विलिंगी का उदाहरण पूछा जाएगा, केचुआ, जो, ये क्या है, द्विलिंगी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, द्विलिंगी का उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा द्विलिंगी का उदाहरण, तो याद रखिएगा केचुआ और जोक क्या है, द्विलिंगी है। क्या है, द्विलिंगी। कहा जाता है कि कवक जो होता है, कवक जो होता है, इनकी जातियां समजालिक और विषम जालिक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समजालिक या विषम जालिक में अंतर लिखे। समजालिक को कहा जाता है होमोथैलिक और विषम जालिक को कहा जाता है हेटेरोथैलिक। आपसे पूछा जाएगा कि होमोथैलिक और थैलिक और हेटेरोथैलिक में अंतर लिखे। क्या करें, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक में क्या करें, अंतर लिखे। बेचारी पूरा क्या है, परेशान सब। तो याद रखिएगा होमोथैलिक में कवक जो तंतु होते हैं, कवक तंतु एक प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, होमोथैलिक में जो कवक तंतु होते हैं एक प्रकार के होते हैं और शारीरिक दृष्टिकोण से भी क्या होते हैं, एक ही समान होते हैं। ये शारीरिक दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। किसमें, याद रखिएगा होमोथैलिक में। किसमें, होमोथैलिक में। क्या याद रखना है कि होमोथैलिक जो होता है उसका कवक तंतु एक प्रकार का होता है और शारीरिक दृष्टिकोण से भी क्या होता है, ये एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। अगर आपसे हेटेरोथैलिक पूछा जाएगा, इसमें कवक तंतु दो होते हैं। कितने होते हैं,
दो। याद रखना है इसमें कवक तंतु कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। और ये शारीरिक दृष्टिकोण से क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। शारीरिक दृष्टिकोण से ये क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसे कहा जाता है क्या चीज? हेटेरोथैलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेटेरोथैलिक। कवक को कवक तंतु के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक समजालिक जिसे कहा जाता है होमोथैलिक, एक विषमजालिक जिसे कहा जाता है हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक का कवक तंतु एक प्रकार का होता है और ये शारीरिक दृष्टिकोण से भी क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन हेटेरोथैलिक जो होता है उसके कवक तंतु दो होते हैं और ये शारीरिक दृष्टिकोण से भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। आज का जो क्लास चलेगा वो थोड़ा लंबा चलेगा, अभी और बचा हुआ है और उम्मीद है कि जब तक ये जो अध्याय है वो खत्म नहीं होगा तब तक क्लास जो है वो चलते रहेगा। चलिए आगे दिया गया है कि फ्यूनेरिया ये ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। ये उभयलिंगाश्रयी है। आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा ये क्या है? एक पादप है और ये किसके अंतर्गत आता है? उभयलिंगाश्रयी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उभयलिंगाश्रयी के अंतर्गत आता है। आगे दिया गया है साइकस। साइकस कहा जाता है ये अनावृत बीजी होते हैं। ये अनावृत बीजी होते हैं लेकिन ये एक लिंगाश्रयी है। क्या है? एक लिंगाश्रयी है। आपसे पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ में आएगा कि साइकस क्या है? एक लिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी? तो याद रखना क्या? ये एक लिंगाश्रयी है। क्या है? एक लिंगाश्रयी। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि उभयलिंगाश्रयी जंतु का उदाहरण दे तो याद रखिएगा केचुआ, जोंक, स्पंज, टेपवर्म, याद रखिएगा ये सब क्या है? उभयलिंगाश्रयी है या द्विलिंगी जंतु है। क्या है? ये उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगी जंतु है। इसमें नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। याद रखना है कि इसमें क्या होते हैं? नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि केचुआ कैसा जंतु है? तो उभयलिंगाश्रयी। जोंक कैसा जंतु है? उभयलिंगाश्रयी। स्पंज कैसा जंतु है? उभयलिंगाश्रयी। टेपवर्म कैसा जंतु है? तो याद रखिएगा क्या? उभयलिंगाश्रयी है। कहा जाता है कि जितने अगुणित जनक होते हैं, अगुणित जनक, अगुणित जनक मतलब क्या? जिसमें युग्मक होता है। क्या होता है? युग्मक होता है। याद रखिएगा उसमें युग्मक सूत्री विभाजन होता है। युग्मक सूत्री विभाजन। क्या याद रखना है कि उसमें क्या होता है? युग्मक सूत्री विभाजन होता है। लेकिन जो द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित मनुष्य हो गया, ये क्या करता है? दोनों युग्मक मिलाकर जाइगोट का निर्माण करता है। इसमें क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। हाँ सॉरी, ये क्या है? अगुणित जनक। अगुणित जनक अलैंगिक जनन वाले जो भी होंगे इसमें क्या होगा? युग्मक सूत्री या इसी को कहा जाता क्या? समसूत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समसूत्री कहा जाता है। और द्विगुणित वाले जो भी होंगे जिसमें नर मादा अलग अलग होगा, याद रखिएगा इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां से प्रश्न आएगा, याद रखिएगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स का पादप काय। याद रखिएगा
अगुणित होते हैं। क्या? अगुणित होते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, आपसे पूछा जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास का पादप का कैसा होता है? अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। कवक ब्रायोफाइटा का पादप का भी क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। द्विगुणित और अगुणित से 100% जो है एक प्रश्न आता ही है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा टेरिडोफाइटा अनावृत बीजी आवृत बीजी का जो पादप का होता है, याद रखिएगा, द्विगुणित होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा मनुष्य, तो मनुष्य भी क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित। याद रखना है, मनुष्य किसके अंतर्गत आता है? द्विगुणित के अंतर्गत। टेरिडोफाइटा अनावृत बीजी आवृत बीजी द्विगुणित, और अगुणित वाले हो गए ये दोनों। 100% इतना याद कर लेने के बाद एक वस्तुनिष्ठ जो आएगा ही, और आप क्या कीजिएगा, अगर सेट मारते होंगे तो उसमें आपको मिलता होगा इनमें से कौन अगुणित है, इसमें से कौन द्विगुणित है, तो ये सब आ ही जाएंगे। याद रखिएगा कि जितने भी द्विगुणित जंतु होते हैं, जितने भी द्विगुणित वाले में आते हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, आपसे पूछा जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा चरण होता है, तो याद रखिएगा मियोसाइट्स। कौन सा चरण? मियोसाइट्स में होता है। किसमें होता है? मियोसाइट्स में होता है। इसमें भी कोशिका का विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या होते हैं? दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं। क्या होते हैं? दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि सेब में युग्मकों की संख्या, तो याद रखिएगा सेब में युग्मकों की संख्या जो होता है, युग्मनजों की संख्या 17। अगर अर्धसूत्री विभाजन में पूछा जाएगा तो 34। कितना? 34। आलू में 24, अगर अर्धसूत्री में पूछा जाएगा तो 48। ये चार्ट जो है वो याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे। अब युग्मक का निर्माण हो चुका है, अब होगा युग्मक स्थानांतरण। आपसे पूछा जाएगा कि युग्मकों का स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, या गैमेट ट्रांसफर क्या होता है? गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, या युग्मक स्थानांतरण क्या होता है? तो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु, दोनों का निर्माण हो गया, जिसे हमें क्या कहा कि युग्मक जनन कहा। यही जो है नर का शुक्राणु जो है वो मादा के कहां तक? मादा के अंडाशय तक जाता है। कहां तक जाता है? मादा के अंडाशय तक जाता है। युग्मकों को एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफर किसे कहते हैं, तो जिसमें नर का जो शुक्राणु है वो मादा के अंडाशय तक क्या होगा? जाएगा, उसे ही कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। और इसके लिए एक विशेष क्या है? अंग होता है। क्या होता है? विशेष एक लैंगिक अंग होता है, जिसके सहायता से नर जो है अपने शुक्राणु को मादा अंडाशय तक पहुंचा पाता है। आपसे पूछा जाएगा कि शैवाल ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में शुक्राणु जो है या युग्मक है उसका स्थानांतरण किस माध्यम से होता है, तो याद रखिएगा जल माध्यम। युग्मक का स्थानांतरण। आपसे पूछा जाएगा कि इन सभी में युग्मकों का स्थानांतरण किस माध्यम से होता है, तो याद रखिएगा क्या? जल माध्यम से। किसके माध्यम से? जल माध्यम से होता है। कहा जाता है बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसमें युग्मकों का स्थानांतरण वायु के द्वारा भी होता है। क्या होता है? वायु के द्वारा भी हो पाता है। वायु के द्वारा होगा
कीट के द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा भी क्या किया जाता है, युग्मकों का स्थानांतरण कराया जाता है। लेकिन आपको याद रखना कि शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जल माध्यम से क्या होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। ये सारे पादप वर्ग हैं। क्या है, पादप वर्ग हैं। आगे परागण कहा जाता है कि फूल के ऊपर एक छोटी महीन संरचना होती है जिसे कहा जाता है क्या चीज, परागकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। परागकण आपसे पूछा जाएगा परागकण कहाँ बनता है, तो परागकोश में। किसमें, परागकोश में। परागकण किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा नर फूल में। किसमें, नर फूल में। ये जो परागकण है वो मादा के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। क्या होता है, मादा के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। याद रखिएगा परागकण कहाँ बनता है, परागकोश। आपसे पूछा जाएगा परागकोश किसका भाग है, तो नर फूल का। किसका, नर फूल का। अगर आपसे ये पूछा जाए वर्तिकाग्र अंडाशय किसका भाग है, तो याद रखिएगा मादा फूल का। किसका, मादा फूल का। क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तिकाग्र अंडाशय किसका भाग है, तो मादा फूल का भाग है। अगर आपसे पूछा जाएगा नर फूल, तो परागकोश किसका है, नर फूल का भाग है। अगर पूछा जाएगा परागण की क्रिया किसे कहते हैं, क्या, परागण की क्रिया किसे कहते हैं, तो इस परागकोश से जब परागकोश वृद्धि करता है, फटता है, उससे निकलता है क्या चीज, परागकण निकलता है। क्या निकलता है, परागकण। और वे मादा फूल के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। याद रखना है कि नर फूल से परागकण निकलकर मादा फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, चाहे अपने जाति पर चाहे या अन्य जाति पर। ये जो परागकण है स्वयं के पादप पर हो या अपने ही जाति, अलग जाति पर नहीं जाएगा, अपने ही जाति के अन्य पौधे पर, तब उससे क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागण। आपसे पूछा जाएगा कि परागण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जब नर फूल के परागकोश से परागकण निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, चाहे वह स्वयं के फूलों पर जाए या अपने ही जाति के अन्य फूलों पर जाए। मतलब अड़हुल है तो याद रखिएगा अड़हुल का जो परागकण जाएगा अड़हुल के पौधे पर ही जाएगा, तभी परागण की क्रिया हो पाएगी। अगर अड़हुल का परागकण गेंदा पर चला जाता है तो याद रखिएगा परागण की क्रिया नहीं होगी। तो इसे कहा जाता है क्या चीज, परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागण। आपसे पूछा जाएगा कि परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं। परागण के प्रकार तो याद रखिएगा स्वपरागण और परपरागण। स्व मतलब क्या होता है, अपना। पर मतलब क्या, दूसरा। तो याद रखिएगा स्वपरागण में क्या होता है, जब फूल का परागकण किस में बनता है, तो याद रखिएगा नर फूल में। जब नर फूल का परागकण अपने ही पौधे के मादा फूल के वर्तिकाग्र पर जाए, कहां जाए, जब परागकण अपने ही पौधे के मादा फूलों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो, उसे क्या कहा जाता है, स्वपरागण। क्या कहा जाता है, स्वपरागण। मतलब इसमें क्या, अपने ही पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र तक जाता है। कहां जाता है, अपने ही पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र तक जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि परपरागण किसे कहते हैं, तो अपने ही जाति के अन्य पौधों, क्या, अन्य पौधों।
जैसे बागीचा है, बागीचा में सिर्फ एक ही पौधा नहीं होगा। मानिए क्या है, गेंदा का बगीचा है तो गेंदा में सिर्फ क्या होगा, गेंदा के बगीचा में सिर्फ एक ही पौधा नहीं होगा, अलग अलग पौधा होगा। तो क्या करेगा, एक पौधे का परागकण निकल कर अपने पौधा पर नहीं जाकर किसी बगल वाले पौधा पर जब चला जाएगा तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण। और पर परागण जो है वो अन्य कारकों के माध्यम से हो पाता है, याद रखिएगा, कीट से, वायु से, जल से, हवा से। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पर परागण किन किन माध्यमों से हो पाता है, किन किन कारकों से होता है, तो कीट के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, जल के तेज बहाव के कारण हो सकता है, हवा के तेज बहाव के कारण हो सकता है। और पर परागण याद रखिएगा हमेशा जो होता है, पर परागण जो होता है हमेशा एक लिंगी फूल में होता है। किसमें होता है, एक लिंगी फूल में। आपसे पूछा जाएगा कि पर परागण किसमें होता है, तो याद रखिएगा एक लिंगी फूल में होता है। और स्वपरागण किसमें होता है, तो द्विलिंगी फूल में होता है। किसमें होता है, द्विलिंगी फूल में होता है। स्वपरागण किसमें होता है, द्विलिंगी फूल में होता है। और पर परागण किसमें होता है, एक लिंगी फूल में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि वर्तिकाग्र पर वो जो परागकण चले जाने के बाद क्या क्या होती है, तो याद रखिएगा परागकोश, परागकोश से बाहर निकला परागकण और गया कहां, वर्तिकाग्र पर। कहां गया, वर्तिकाग्र पर। याद रखना है कि परागकोश पाया जाता है नर फूल में, नर फूल से निकला क्या, परागकण, और परागकण गया कहां, नर फूल, गया कहां, मादा फूल के वर्तिकाग्र पर। कहां गया, मादा फूल के वर्तिकाग्र पर। आपसे पूछा जाएगा कि पादप में निषेचन की क्रिया कैसे होती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी जो प्रोसेस बताया जा रहा है वही आपको क्या करना है, देखना है। पहले परागकण जो है वो परागकोश से निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर जाता है। कहां जाता है, मादा के वर्तिकाग्र पर जाता है। और जाने के बाद ये परागकण क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। याद रखना है कि ये जब क्या होता है, मादा के वर्तिकाग्र पर जाता है तो ये अंकुरित हो जाता है और वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका पर आता है। कहां आता है, वर्तिका पर आता है। और वर्तिका से जब वो जाता है फिर आगे अंडाशय में पहुंचता है, अंडाशय में पहुंचता है। और अंडाशय में ही क्या होता है, इसी से फल का निर्माण होता है। क्या होता है, अंडाशय से ही फल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि नर के परागकोश से परागकण निकलकर, नर के परागकोश से परागकण निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर जब जाता है, मादा के वर्तिकाग्र पर जब जाता है तब वह परागकोश अंकुरित होकर क्या, तब वह परागकोश अंकुरित होकर वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करता है। कहां, अंडाशय में प्रवेश करता है। यही नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। और अंडाशय में प्रवेश करने के बाद वहीं उसे क्या मिलता है, पोषण मिलता है। और अंडाशय से ही किसका निर्माण हो पाता है, फल का, किसका, फल का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि अंडाशय से किसका निर्माण होता है, तो याद रखिएगा फल का निर्माण होता है। इस प्रकार किसी भी फल का निर्माण हो पाता है, किसके सहायता से, परागण की सहायता से। किसके सहायता से, परागण की सहायता से। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है निषेचन। निषेचन तो बता ही दिया गया है कि निषेचन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होते हैं, संलयित होते हैं, उसे निषेचन कहा जाता है। निषेचन में गैमेट्स मिलते हैं, जिसे एम से सूचित किया जाता है। गैमेट्स अगुणित होते हैं, दोनों अगुणित गैमेट्स मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे द्विगुणित कहा जाता है। इसे 2n से सूचित किया जाता है, इसे जायगोट भी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब आपसे पूछा जाएगा पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस
या इसी को कहा जाता है अनिषेक जनन। क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें बिना निषेचन संतान की उत्पत्ति होती है। आपको याद रखना है कि पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? बिना निषेचन संतान की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? बिना निषेचन संतान की उत्पत्ति होती है। उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, तो याद रखिएगा मधु, मक्खी, रोटी, फर्श, कुछ पक्षी जैसे पक्षी का नाम दे दिया गया है टर्की, और छिपकली। याद रखिएगा इन सबों में क्या होता है? अनिषेक जनन होता है। क्या होता है? अनिषेक जनन। आपको याद रखना है अनिषेक जनन किसे कहते हैं? जिसमें बिना निषेचन क्या होता है? संतान की उत्पत्ति। क्या होता है? बिना निषेचन संतान की उत्पत्ति होता है। उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। फिर आ गया आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अभी बताया गया है कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन मादा के अंडाशय में होगा, अंडाशय में होगा, और बाह्य निषेचन क्या किया जाएगा? बाहर करवाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आंतरिक निषेचन किस किस में होता है, तो याद रखिएगा आंतरिक निषेचन जो होता है जितने भी बड़े जीव, बाहरी जीव जो भी बड़े बड़े जीव दिख रहे हैं जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इसमें क्या आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन जैसे शैवाल, मछली, मेढक, जेलीफिश, सी स्टार, सीप, ये सब जो जीव हैं इनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन। आपसे पूछा जाएगा कि बाह्य निषेचन किसमें होता है? सॉरी, ये बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो याद रखिएगा शैवाल में, मछली में, मेढक में, जेलीफिश में, सी स्टार में और सीप में, इन सभी में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन। ये सब जो है जल में ही अपने अंडे को देते हैं। क्या करते हैं? जल में ही अपने अंडे को देते हैं, जिसके कारण इनकी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि नहीं हो पाती है। अगर मछली क्या करे? अपने जल में अंडे को दे तो दूसरी मछली क्या करती है? इसके अंडे को खा जाती है। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है? बाह्य निषेचन। पादप में पूछा जाएगा तो पादप बता दिया गया है कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जितने भी अनावृत बीजी वर्ग के हैं उन सभी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन। किसमें? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और याद रखना क्या? अनावृत बीजी पौधे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी में क्या होते हैं? आंतरिक निषेचन होते हैं। आगे दिया गया है निषेचन की पश्च घटना। अभी जो भी था वो निषेचन की घटना। अभी जो बताया गया था वो सब किसके अंतर्गत था? निषेचन की घटना के अंतर्गत था। अब देखेंगे निषेचन की पश्च घटना, तब क्या हो जाएगा? अध्याय खत्म होगा। निषेचन की पश्च घटना। निषेचन की पश्च घटना। तो याद रखिए निषेचन की पश्च घटना में क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और भ्रूण से क्या होता है? संतान की उत्पत्ति होती है।
क्या होती है? भ्रूण से संतान की उत्पत्ति होती है। आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूणोद्भव क्या है? भ्रूणोद्भव क्या है? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस, आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूणोद्भव क्या है या एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो याद रखिएगा जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया। क्या? जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया। आपसे पूछा जाएगा कि एक संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो याद रखिएगा पहले रहता है क्या? युग्मक। युग्मक से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? वो भ्रूण बनता है। और भ्रूण से क्या बनता है? संतान। भ्रूण से क्या बनता है? संतान। तो इन सभी चरणों से गुजरकर एक बच्चे की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। क्या होती है? एक बच्चे की उत्पत्ति होती है। कहा जाता है कि भ्रूणोद्भव के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक अंड प्रजक, एक सजीव प्रजक। याद रखिएगा वैसे जीव जो क्या करेगा? अंडा देगा। क्या करेगा? अंडा देगा। उसे क्या कहा जाता है? अंड प्रजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंड प्रजक कहा जाता है। याद रखिएगा सरीसृप के अंतर्गत जो आते हैं सब अंड प्रजक हैं। जैसे मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया। उसके बाद जो पक्षी है वो भी किसके अंतर्गत आता है? पक्षी जो है उसमें भी क्या होता है? अंड प्रजक होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं? अंडे को जन्म देते हैं। उनकी जो भ्रूण है वो कैल्शियम युक्त कवच के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? कैल्शियम युक्त कवच के अंदर। आप जब अंडे को देखे होंगे तो ऊपर से एक व्हाइट वाला भाग रहता है, एक सफेद वाले भाग होते हैं, जिसे का जो किस चीज का बना होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। उसी कवच के अंदर रहते हैं। और अंड प्रजक जो होती है उसकी जो संख्या कम होती है। कम होने का कारण क्या है? वे सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। मानिए पक्षी अंडा देकर कहीं और चले गई, कोई जीव दूसरा है आकर क्या किया? खा गया। तो अंड प्रजक की जो संख्या होती है, अंडे की जो अंदर में जो बच्चे हैं उनके जीने की संभावना कम होती है। आपसे पूछा जाएगा सजीव प्रजक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा सजीव प्रजक कहा जाता है जो बच्चे को जन्म देता है। क्या करता है? जो बच्चे को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुष्पी पादप में जाइगोट कहाँ रहता है, तो याद रखिएगा जाइगोट जो है अंडाशय में। अंडाशय इसमें पुष्पी पादपों में, इसमें पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों में जाइगोट कहाँ रहता है? अंडाशय में रहता है। कहाँ रहता है? अंडाशय में रहता है। और अंडाशय से क्या बनता है? याद रखिएगा अंडाशय से बनता है क्या? फल। क्या बनता है? फल। कहा जाता है अंडाशय आगे चलकर फल भित्ति का क्या करती है? निर्माण करती है। फल भित्ति जो है इसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो याद रखिएगा फल और बीज को सुरक्षा कौन देती है? तो याद रखिएगा फल भित्ति। क्या? फल भित्ति। अच्छा थोड़ा बचाइए। आगे याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि बीज का निर्माण किससे होता है, तो अंडक से होता है। किससे होता है? अंडक से। आपसे पूछा जाएगा और अंडक चलकर आगे क्या होता है? बीज का निर्माण करता है। अंडक आगे चलकर क्या करता है? बीज का निर्माण करता है। तो इस अध्याय में इतना ही है। आगे का जो क्लास करवाया जाएगा उसमें क्या रहेगा? इस अध्याय के जितने भी पूछे गए वस्तुनिष्ठ हैं लगभग 100-150 वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। फिर जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो देखे जाएंगे और लॉन्ग टाइप जितने भी हैं वो देखे जाएंगे। आज जो है यही क्लास को खत्म करते हैं।